हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आप लोगों के लिए टैक्सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज का ये जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली एक ऐसे इशू के ऊपर है जो कि अभी जीएसटी की 55वीं काउंसिल मीटिंग होने के बाद अराइज हो गया था। आप सभी लोगों ने देखा होगा 55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अब हमारी जितनी भी ओल्ड कार सेल होंगी उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी एक तो यूनिफॉर्म रेट से होगी विच इज 18%। और साथ के साथ उन्होंने एक चीज और बोली कि अगर आप कोई यूज्ड कार सेल करते हैं तो वहां पर जो डिफरेंस होगा, इसका मतलब जो आपका मार्जिन क्रिएट होगा सेल प्राइस वर्सेस द कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और आपने उस स्टेटमेंट में एक एग्जाम्पल भी उन्होंने कोट किया था जिस पर आपने ध्यान दिया होगा। उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग शी सेड कि 12 लाख रुपए की अगर आपने कोई कार परचेज करी और उसको आपने 9 लाख रुपए में बेच दिया तो वहां पर आपको डिफरेंस ऑफ 3 लाख रुपीस पर जीएसटी पे करना होगा। अब जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गए। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप इस वीडियो के थ्रू उस कंफ्यूजन को क्लियर करें और समझें कि एग्जैक्टली जीएसटी में सेकेंड हैंड कार्स या ओल्ड कार को अगर हम बेचते हैं तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी किस प्रकार से आती है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 3 बातों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जीएसटी में जो रेट आया है नया वो क्या होगा, पहले क्या रेट हुआ करते थे, अब यूनिफॉर्म रेट क्या होगा। दूसरा हम बात करेंगे कि जो सीतारमन जी ने एग्जाम्पल कोट किया था उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कैसे कैसे सिनेरियोज बन सकते हैं जहां पर आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा और कितने अमाउंट पर करना पड़ेगा। और तीसरा एस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि क्या अगर आप सेकेंड हैंड कार सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी देना है या नहीं देना है। इसका मतलब आप एक बिजनेस यूजर हैं, आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हैं, तो आपके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी किस प्रकार से आने वाली है। तो आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी ऑन सेल ऑफ यूज्ड कार के बारे में। जो इशू अराइज हुआ वो इशू एक्चुअली में 55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद से अराइज हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसके बाद ये सारे कंफ्यूजन्स स्टार्ट हुए। तो यहां पर बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पहले 21 दिसंबर 2024 को जब जीएसटी की 55वीं काउंसिल मीटिंग हुई जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लीड किया था, उसमें कुछ मेजर चेंज किया। मेजर चेंज कुछ इस प्रकार हुआ कि पहले जब आप सेकेंड हैंड कार सेल किया करते थे, इवन इन केस ऑफ अ न्यू कार, तो अलग अलग वेराइटी ऑफ जीएसटी रेट एप्लीकेबल हुआ करते थे, 5%, 18%, 28%। अब उन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर द ईज ऑफ सिंपलीनेस, उन सभी रेट्स को खत्म करके एक सिंगल रेट अप्लाई कर दिया विच इज 18%। तो यहां पर कहा गया यूनिफाइड जीएसटी रेट ऑफ 18% ऑन सेल ऑफ यूज्ड कार इंक्लूडिंग द ईवीज। प्रीवियसली जीएसटी रेट फॉर यूज्ड कार वेरी वाइडली रेंजिंग फ्रॉम 5 to 28% डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल टाइप एंड द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो पहले अलग अलग रेट हुआ करते थे, अब वो उन्होंने सिंप्लीफाइड करते हुए एक सिंगल रेट बना दिया जो कि 18% का होगा। इवन ईवीज के ऊपर भी अब 18% का ही जीएसटी रहेगा। नाउ बात कर लेते हैं कि ओल्ड कार के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी किस प्रकार से आती है। सो देखिएगा, द सेल ऑफ यूज्ड कार इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। ये बात तो कंफर्म्ड है कि अगर आप पुरानी कार्स की सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है, लेकिन जो उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है ना दोस्तों, वो एक नई कार के सेल के कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट होती है। इसका मतलब जब आप एक नई कार बेचते हैं तो वहां पर जो एप्लीकेशंस हैं, जीएसटी लगाने का तरीका है या किस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा, वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, बड़ा इजी होता है आई वुड से। रादर अगर ओल्ड कार की सेल करते हैं तो वहां पर जो वैल्यू है, जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज होना है, वो अलग तरीके से निकाला जाता है एंड टेक्निकली उसको हम मार्जिन इसकी सिस्टम के हिसाब से जानते हैं। एक रूल है जीएसटी में, उस रूल के अकॉर्डिंग हम उसको मार्जिन सिस्टम कहते हैं जिस पर हमें जीएसटी चार्ज करना होता है। और आज के सेशन में मैं एग्जांपल्स के थ्रू उस पूरे सिस्टम की बात करूंगा। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले न्यू कार्स की। तो न्यू कार के केस में क्या होता है, जीएसटी चार्ज किया जाता है फुल सेल प्राइस एट द पॉइंट ऑफ सेल। इसका मतलब जब आप नई कार बेचते हैं, जनरली नई कार डीलर्स बेचते हैं, तो डीलर क्या करते हैं, फुल वैल्यू पर जीएसटी चार्ज कर लेते हैं।
वहां पर कोई स्कीम काम नहीं करती, वहां पर कोई सिस्टम काम नहीं करता है। रादर अगर मैं बात करूं पुरानी कार्स के केसेस में, तो वहां पर चीजें अलग होती हैं। हाउएवर इन केस ऑफ अ यूज्ड कार, जीएसटी इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय द मार्जिन स्कीम, जिसकी बात मैंने अभी आपसे करी है कि रूल के हिसाब से एक मार्जिन स्कीम होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें जीएसटी चार्ज करना होता है, which applies to the tax on the profit or margin the seller make from the sale rather than the full sale price। तो इसका मतलब यह होता है कि आपने कार कितने में बेची उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, रादर आपने उसमें मार्जिन कितना ऐड किया उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना है। दैट इज द मार्जिन स्कीम। तो इसका मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो जो सीतारामन जी ने स्टेटमेंट दिया कि आपने कार 12 लाख की खरीदी और आपने उस कार को 9 लाख में बेच दिया, तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 लाख रुपए का डिफरेंस नेगेटिव डिफरेंस है। इसका मतलब मैंने एक्चुअली में कोई मार्जिन नहीं कमाया, रादर मुझे लॉस हो गया है। एंड दोस्तों यहां पर एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, जीएसटी में ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो नेगेटिव वैल्यू के ऊपर आपसे जीएसटी चार्ज करे। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यहां पर अगर आप 12 लाख रुपए की कार परचेज करते हैं और 3 लाख रुपए की 9 लाख रुपए की उसको बेचते हैं, तो 3 लाख का आपको लॉस हो रहा है और इस केस में कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इवन ये जो मार्जिन स्कीम है ये भी ऐसा ही कहती है कि इफ देयर इज अ पॉजिटिव मार्जिन देन ओनली जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज नो जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल आई हैव क्रिएटेड फ्यू एग्जांपल्स जो यहां पर आपको एक क्लैरिफिकेशंस देने के लिए हेल्प करेंगे कि किस प्रकार से आप अपना मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर मैं क्लियरली कह सकता हूं कि जो सीतारामन जी ने स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट तो सही था कि जीएसटी चार्ज होगा मार्जिन पर, लेकिन जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल देने में कहीं ना कहीं गलती हो गई। उन्होंने फिगर्स को थोड़ा आगे पीछे कर दिया। जहां पर उन्हें 12 लाख रुपए बोलना चाहिए था वहां पर आना चाहिए था एग्जैक्टली 9 लाख रुपए, और जहां 9 लाख उन्होंने कोट किया था वहां होना चाहिए था 12 लाख रुपए। इसका मतलब एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था कि आपने 9 लाख रुपए की कार परचेज करी एंड आपने उसको 12 लाख रुपए में बेच दिया। In that case, you will have to pay GST on 3 lakh rupees, which is the margin on the sale of old car. I hope this is clear to you. Now, मार्जिन स्कीम क्या कहती है? तो मार्जिन स्कीम बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना आपने उसके ऊपर मार्जिन एड ऑन किया। सो अंडर द मार्जिन स्कीम, GST is charged only on the difference between the purchase price and the sale price. तो जो भी आपका सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस होगा उसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज होगा, वो आपका डिफरेंस है। एंड मेक श्योर वो डिफरेंस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव होता है देन डेफिनेटली देयर वुड नॉट बी एनी जीएसटी। सो दिस मींस द टैक्स अप्लाइज ओनली टू द प्रॉफिट मार्जिन एंड नॉट टू द एंटायर सेल प्राइस ऑफ द कार। एंड याद रखिएगा दोस्तों, ये केवल और केवल ओल्ड कार के केस में एप्लीकेबल है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ न्यू कार्स। देखिएगा दोस्तों, यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एग्जांपल नंबर 1 मान के चलते हैं, और ये मैं तीन मैं आपको टोटल एग्जांपल दिखाने वाला हूं आज के सेशन में, और तीनों ही एग्जांपल ओल्ड कार के ऊपर एप्लीकेबल हैं। मान लीजिए मैंने कोई कार बेची है 15 लाख रुपए में, जिसको मैंने खरीदा था 12 लाख रुपए में, एंड दिस इज द केस ऑफ ओल्ड कार। तो डेफिनेटली आई कैन सी कि मैंने 15 लाख रुपए में कार बेची जिसको मैंने 12 में खरीदा था, तो मैंने 3 लाख रुपए का मार्जिन यहां पर अर्न किया है। तो ऐसे में मेरे ऊपर 3 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी। एंड एज पर द न्यू जीएसटी रेट विच इज यूनिफॉर्म रेट फॉर ऑल दी सेकेंड हैंड कार्स, जो कि 18% हो गया है, तो 3 लाख रुपए का 18% 54,000 मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी यहां पर अराइज हो जाती है। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 2, जहां पर कार मैंने 15 लाख रुपए की बेची है, देन खरीदा था मैंने उसको 12 लाख रुपए में, एंड मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका हूं 1 लाख रुपए का। अब डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट हो सकता है, डेप्रिसिएशन एज पर डेप्रिसिएशन रूल्स हो सकता है। तो मैं 1 लाख रुपए का उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका हूं। अब मैं अगर उस कार को बेच रहा हूं 15 लाख रुपए में, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने कितना मार्जिन कमाया। तो देखिए यहां पर जो आपने मार्जिन कमाया वो एक्चुअली में 15 माइनस 11 लाख रुपए का कमाया है,
और ये 11 लाख रुपए कैसे आया वो मैं आपको बता दूं। 12 लाख रुपए की आपने कार परचेज करी थी, 1 लाख रुपए का आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं, तो आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें उस कार की जो WDV रह जाती है वो 11 लाख रुपए रह जाती है। चाहे आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए या आप डिफरेंट एंगल से समझिए कि 1 लाख रुपए का आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं, इट मींस आप उसका बेनिफिट क्लेम कर चुके हैं। आप जब उसका बेनिफिट क्लेम कर चुके हैं तो वो चीज आपके पास कितने की रह गई? ऑब्वियसली 11 लाख की रह गई। अब 11 वाली चीज आपने 15 लाख रुपए में बेच दी, तो डेफिनेटली यहां पर आपको जो मार्जिन हुआ है वो 4 लाख रुपए का हुआ है। तो जब आप इस कार को बेचेंगे तो उस समय पर आपको 4 लाख रुपए पर 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि 72,000 रुपए निकल कर आता है। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिएगा दोस्तों, मेरा थर्ड एग्जाम्पल, जहां पर सेल प्राइस है मेरा 15 लाख रुपए का, मैंने कार को बेचा है 15 लाख रुपए में, मैंने उस कार को खरीदा था 12 लाख रुपए का, और मैंने उस कार के रिपेयर एंड मॉडिफिकेशंस पर 1 लाख रुपए और खर्च करे थे। तो ऐसे में अगर कोई मेरे से पूछे कि ये कार आपको कितने की पड़ी, तो डेफिनेटली मैं क्या बोलूंगा, 12 लाख रुपए मैंने खरीदी, 1 लाख रुपए मैंने और खर्च कर दिया, तो कुल मिलाकर ये कार मुझे 13 लाख रुपए की कॉस्ट करती है। अब इस 13 लाख रुपए वाली कार को अगर मैं 15 लाख रुपए में बेच देता हूं तो मैंने जो मार्जिन अर्न किया वो 2 लाख रुपए का है। और ऐसे में जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी या जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होगी वो 2 लाख रुपए पर होगी एट द रेट ऑफ 18%। तो ऐसे में मेरी जीएसटी लाइबिलिटी बनती है दोस्तों केवल 36,000 रुपीज। मैं उम्मीद करता हूं इन 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यह कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, जहां पर कई लोग अब ये नेगेटिव बात कर रहे हैं कि अब आप अगर सेकेंड हैंड कार बेचते हैं और वहां पर आपको लॉस होता है तो उस लॉस के ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये सब दोस्तों फालतू की खबरें फैलाई जा रही हैं, इसका कोई भी लॉजिक या सेंस यहां पर नहीं बनता है। दोस्तों ओल्ड कार के रेस्पेक्ट में मैं एक एस्पेक्ट आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं विच इज रिलेटेड टू द आईटीसी। तो आईटीसी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति हु इज इन्वॉल्विंग इन द ओल्ड कार सेल एंड परचेज वो आईटीसी यहां पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो आईटीसी कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ यूज्ड कार अंडर द मार्जिन स्कीम। अगर आप मार्जिन स्कीम के हिसाब से जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी निकालते हैं तो वहां पर किसी को भी आईटीसी नहीं मिलता है। टिपिकली आईटीसी की अगर मैं बात करूं तो आईटीसी क्या होता है? आईटीसी मींस जब आप कोई इनपुट्स लेकर आते हैं तो आप उस इनपुट पर दिए गए टैक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं टू पे द लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ आउटपुट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। तो आईटीसी का मीनिंग ये होता है। सो टिपिकली बिजनेसेस कैन क्लेम अ क्रेडिट फॉर द जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स। इसका मतलब जनरली हम देखते हैं इनपुट्स पर हम जीएसटी पे करके आते हैं, उसका हमें आईटीसी मिलता है। बट व्हेन सेलिंग यूज्ड कार, लेकिन अगर हम जब बात करते हैं यूज्ड कार के सेलिंग की, सेलर कैन नॉट क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द परचेज ऑफ व्हीकल। इसका मतलब जब आप एक कोई पुराना व्हीकल बेचते हैं तो उस समय पर जो आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट यू कैन नॉट यूटिलाइज योर इनपुट्स जो आपने उस कार को खरीदते समय पे किया था। इसका एक कारण और भी है दोस्तों, सेक्शन 17(5) जो कि ब्लॉक क्रेडिट है वो आपको मना करता है कार के ऊपर आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो इस कारण से यहां पर आईटीसी का भी पार्ट हमारा क्लियर हो जाता है। नाउ बात कर लेते हैं दोस्तों अपने अगले एस्पेक्ट की। यूज कार के केस में जो जीएसटी का रूल है जो कि बदल गया है रेट वाइज, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि पहले अलग अलग रेट्स हुआ करते थे, अब सिंगल एक यूनिफॉर्म रेट होगा विच इज 18%। सो द जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड टू अप्लाई अ यूनिफॉर्म रेट एट द रेट ऑफ 18% ऑन ऑल यूज्ड व्हीकल, simplifying the tax structure that previously ranged from 5 to 28। तो पहले अलग अलग रेट हुआ करते थे, अब एक सिंगल यूनिफॉर्म रेट रहेगा जो कि 18% रहेगा, इंक्लूडिंग द ईवीज। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी अब 18% का ही जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा अगर वो ओल्ड यूज्ड व्हीकल हैं तो। अब दोस्तों जब हम इतना डिस्कशन कर चुके हैं तो एक कंफ्यूजन का हम और आंसर ले लेते हैं, जो कंफ्यूजन एक्चुअली में काफी लोगों को परेशान कर रही है। काफी लोग अब ये पूछ रहे हैं सर मेरे पास एक पर्सनल कार है, मेरा बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है,
अगर मैं अब अपनी कार बेच देता हूं और मुझे वहां पर कोई मार्जिन अर्न होता है तो क्या मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी मेरे ऊपर आती है या नहीं। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी यहां पर चेंज नहीं किया गया है दोस्तों, चीज जैसे पहले थी वैसी ही रहेंगी। इसका मतलब आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो ये आपको देखना पड़ेगा वेदर यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। तो आइए उसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कुछ यहां पर सिनेरियोस क्रिएट करे हैं जिससे कि आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेरी का कि आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन सेलर्स की हु आर अनरजिस्टर्ड सेलर, इसका मतलब जिनके पास जीएसटी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सो व्हेन एन इंडिविजुअल हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी सिस्टम सेल देयर यूज्ड कार, ट्रांजैक्शन इज जनरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उसको जीएसटी पे नहीं करना है। और इस तरह की ट्रांजैक्शंस को ना दोस्तों C2C कहते हैं, इसका मतलब कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगर आप अपनी कार बेच रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती है। इन सिंपल टर्म्स, इफ अ पर्सन सेल ओल्ड कार फॉर अ पर्सनल रीजन and they are not registered under GST, then there is no obligation to collect GST on the sale price. तो यहां पर सप्लायर जो होगा, इसका मतलब द पर्सन हु इज सेलिंग देयर ओल्ड कार, उसको जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे सिनेरियो की जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं अपनी कार को बेच देता हूं, मान लीजिए कार्स 24 वालों को, या मैं अपनी कार OLX को बेच देता हूं, OLX के थ्रू नहीं, OLX को बेच देता हूं, तो क्या ऐसे में जीएसटी होगा? दोस्तों ऐसे में डेफिनेटली जीएसटी होगा, लेकिन वो नॉर्मल FCM नहीं होगा, रादर वो RCM होगा। इसका मतलब कार्स 24 एंड OLX दे विल हैव टू पे जीएसटी अंडर द RCM मैकेनिज्म। आपको जीएसटी की टेंशन नहीं है अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप एक इंडिविजुअल हैं। तो यहां पर आपके लिए थोड़ी सी रियायत यह है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं और आप एक इंडिविजुअल हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको सेकेंड हैंड कार बेचने पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी या लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आने वाली है। आइए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि रजिस्टर्ड डीलर हैं, इसका मतलब जो बिजनेस करते हैं, उनके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है या वो उस कार को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं एंड स्टिल दे हैव अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो सिंस रजिस्टर्ड डीलर आर एंगेज्ड इन द रेगुलर बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग व्हीकल्स, these transactions fall under the definition of supply of goods according to GST regulations. Therefore, registered dealer must charge GST on the sale of प्री-ओन्ड कार। प्री-ओन्ड कार का मतलब हो गया सेकेंड हैंड कार्स, ओल्ड कार। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो ऐसे में अगर आप अपनी कार बेचते हैं विच इज ऑब्वियसली यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस, तो आपको वहां पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। एंड आप एक मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं लेकिन आपका बिजनेस कार की सेल परचेज का नहीं है, किसी और चीज का है। इवन इन दैट केस अगर आप अपने बिजनेस की कार बेच देते हैं तो भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका उस डेफिनेशन में कवर हो जाता है जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के लिए आती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कार के डीलर हैं तो ही आपको जीएसटी पे करना है। अगर आप कार के नहीं, मान लीजिए लोहे के डीलर हैं, आप कंप्यूटर के डीलर हैं, आप स्टेशनरी के डीलर हैं, आपका किसी और चीज का काम है, लेकिन कार आपके बिजनेस के पर्पस की है और आपने बिजनेस में से उस कार को बेचा, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू पे जीएसटी, अगर आपने कोई मार्जिन उस पर अर्न किया होगा तो। और अगर मार्जिन नहीं है, मतलब नेगेटिव है, तो उस केस में तो आपके लिए भी फिर बात यहां पर खत्म हो जाती है, आपको जीएसटी पे नहीं करना है। इन्हीं सिनेरियोस को देखते हुए दोस्तों मैंने कुछ यहां पर केसेस बनाए हैं जिसके बेसिस पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कब जीएसटी एप्लीकेबल होगा, किस पर होगा और कब नहीं होगा। तो यहां पर मान के चलते हैं, सेलर की कैटेगरी ले लेता हूं मैं। सबसे पहला केस बिजनेस है, सेलर रजिस्टर्ड है, जी नहीं। बायर जो है वो रजिस्टर्ड है, जी नहीं। तो यहां पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। जब बायर भी रजिस्टर्ड नहीं, सेलर भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर जीएसटी किससे लेंगे और कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। नाउ दूसरा केस,
सेलर जो है वो बिजनेस है, सेलर रजिस्टर्ड है नहीं, बायर रजिस्टर्ड है जी हां वो रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। ये वो वाला केस है जहां पर मैंने बोला कि आप अपनी कार OLX को बेच रहे हैं या कार्स 24 को बेच रहे हैं। OLX and car 24 is just for example. There are so many companies, there are so many organizations in the market who are involving in buying and selling of old car. क्लियर है यहां तक? नाउ थर्ड सिनेरियो ले लेते हैं, बिजनेस है, आप रजिस्टर्ड हैं जी हां, लेकिन जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो आपको जीएसटी चार्ज करना है ऑब्वियसली यस। एंड मैं यहां अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो मेरी कार है, जिस कार को मैं बेचने जा रहा हूं, वो मेरे बिजनेस में ही यूज हो रही थी और बिजनेस से ही मैं उसको बेच रहा हूं। देखिएगा मेरा दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें मैं कहता हूं कार मेरी पर्सनल है, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, ठीक है, जो बायर है वो भी अनरजिस्टर्ड है, इसका मतलब हम दोनों का ही जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यहां पर भी जीएसटी की कोई एप्लीकेबिलिटी अराइज नहीं होती है। एंड लास्ट पांचवा केस देखिए, जहां पर सेलर यूजेस इज कार डीलर, इसका मतलब जो सेलर है, जो कार बेच रहा है, वो कार डीलर है एग्जैक्टली, और उसके पास जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन जो बायर है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो क्या ऐसे में जीएसटी चार्ज होगा? द आंसर वुड बी यस, ऐसे में जीएसटी चार्ज होगा। इसका मतलब अगर आप एक बायर हैं और आप कार्स 24 या OLX या किसी भी डीलर के पास जाकर कहते हैं जी मुझे एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी है, तो ऐसे में वो जब आपको कार बेचेगा तो वो आपसे जीएसटी चार्ज करेगा, और वो जीएसटी का रेट होगा 18% के हिसाब से। तो इसका मतलब अब ये हो जाता है कि अगर आप पहले इस वाले चेंज के आने से पहले कोई कार खरीद रहे थे डीलर से, तो हो सकता है वो आपसे 28% का जीएसटी चार्ज कर रहा हो, या हो सकता है वो आपसे 5% का चार्ज कर रहा हो, तो अब वो ना तो 5 करेगा ना 28 करेगा, रादर वो सिंगल 18% का ही जीएसटी आपसे चार्ज करेगा, और वो भी केवल अपने मार्जिन अमाउंट पर ही करेगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ये जो मार्जिन वर्ड है ना, ये जनरली डीलर ही कमा पाते हैं, एक एंड यूजर कभी मार्जिन नहीं कमाता पुरानी गाड़ियों पे। रीजन, वो नई खरीद के लाता है, चलाने के बाद उसे कम दाम पर बेच देता है, तो एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, वो कभी भी मार्जिन नहीं कमाएगा। मार्जिन कमाना उसी का काम होगा जिसका काम है एक्चुअली में गाड़ियां खरीदना और बेचना। तो उनके लिए यहां पर उनको टारगेट करते हुए कहा गया है कि भैया अब तुम्हें भी यहां पर जीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन द डिफरेंस जो आप एक्चुअली में अर्न कर रहे हो। आई होप दैट क्लैरिफाइज यू। So these are the scenarios and cases in case of a GST on sale of old car. मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे दिए गए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही रखता हूं, आपसे फिर मिलूंगा अपने अगले प्रैक्टिकल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। Till then, thank you. Bye bye.